अस्सलाम वालेकुम। हम क्रोमेटोग्राफ़ी डिस्कस कर रहे थे और उसका हमने आधा पोर्शन डिस्कस कर भी लिया था पहले, जिसमें दो इंतहाई इम्पोर्टेंट शार्ट क्वेश्चंस थे। एक तो हमारे पास था वो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टेशनरी फेज़ एंड मोबाइल फेज़। इसके अलावा एक और चीज़ जो हमने इसमें पढ़ी थी वो एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। अब जो आगे जो चीज़ें रहती हैं ना, उसमें एक तो क्रोमेटोग्राम है और पेपर क्रोमेटोग्राफी के मुताल्लिक चीज़ें हैं जो हमने पढ़नी है। जैसा कि आपको पता है इस चैप्टर से लॉन्ग तो आता नहीं है, शार्ट क्वेश्चन आएंगे तो टेक्निक जो है ना वो ज़्यादा हम लिखेंगे नहीं, जो मेन चीज़ें जो क्वेश्चन आते हैं वो हम लिखेंगे इसमें। तो हमने क्रोमेटोग्राफी में जो बुनियादी तौर पर पढ़ना है ना, वो पढ़ना है पेपर क्रोमेटोग्राफी के मुताल्लिक। पेपर क्रोमेटोग्राफी अब पेपर क्रोमेटोग्राफी की मज़ीद आगे तीन टाइप्स हैं: असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी, डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी और रेडियल पेपर क्रोमेटोग्राफी। ये तीन टाइप्स हैं। अब हमने किसको पढ़ना है? असेंडिंग वाली को। असेंडिंग में क्या होता है? मैंने कल आपको डायग्राम बना के दिखाई थी कि हमारे पास होता है एक क्रोमेटोग्राफिक टैंक और उस क्रोमेटोग्राफिक टैंक को हम क्लोज़ कर देते और हम लगाते हैं वहाँ पर एक स्ट्रिप। देखो ये हमारे पास मैंने इस तरह बनाया हुआ है, थोड़ा सा इस तरह का नहीं होता, ये क्यूब की शक्ल का होता है। मैंने ना एक स्ट्रिप तैयार करनी है। स्ट्रिप जो है वो किस तरह की बनाते हैं हम? तकरीबन 20 सेंटीमीटर लॉन्ग फिल्टर पेपर की या फिर कागज़ की हम स्ट्रिप बनाते हैं। कितने सेंटीमीटर की होती है? 20 सेंटीमीटर, ठीक है, इसकी लेंथ होती है। अब आपने क्या करना होता है, एक पेंसिल लो, पेंसिल लेके 2.5 सेंटीमीटर जितनी ना इसकी लंबाई एक साइड पर काउंट कर लें और उसको एक लाइन लगा दें। ये काम करना होता है, सही है। एक पेंसिल से ना आपने 2.5 सेंटीमीटर की लंबाई एक सिरे पर पैमाइश करके आपने उसके ऊपर पेंसिल से लाइन लगा देनी है। फिर जिस सैंपल के कंपोनेंट्स को आप सेपरेट करना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पर मेरे पास ना एक मैंने इंक ली है, या यूँ कह लें मैंने 2-3 इंकें इसमें मिला दी हैं। मैंने इसमें रेड मिला दी, ब्लू मिला दी, इसमें ग्रीन मिला दी है। ये मेरे पास इंक है। मैं इसको सेपरेट करना चाह रहा हूँ, रेड को अलग करना चाह रहा हूँ, ब्लू को अलग करना चाह रहा हूँ, कंपोनेंट्स को सेपरेट करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ से ना हमारे पास एक कैपिलरी ट्यूब होती है। कैपिलरी ट्यूब, ब्रिक सा एक पाइप होता है, उसको हम बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब। अब वो कैपिलरी ट्यूब लैब के अंदर होती है। क्या करना है, कैपिलरी ट्यूब से आपने ना कैपिलरी ट्यूब लेके इसके साथ टच करना है। कैपिलरी ट्यूब के अंदर थोड़ा सा सैंपल आ जाता है, इसको इस जगह पर लगा दें, खुश्क होने दें। फिर दोबारा से कैपिलरी ट्यूब को यूज़ करें, फिर उस सैंपल में से टच करके यहाँ पर लगा दें उसी डॉट के ऊपर, फिर खुश्क होने दें। आपने क्या करना है, थोड़े से एरिया के ऊपर ना ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल लगाना है, थोड़े एरिया पे ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल। जब ये सैंपल लग जाता है तो आप इसको क्या करते हैं, यहाँ पर ना फिर आप स्ट्रिप को लगा देते हैं इस जगह पे क्लिप के साथ। आपने क्लिप के साथ इसको ना यहाँ पर लटका देना है स्ट्रिप को। ये 20 सेंटीमीटर की है और आपने यहाँ पर लेना है मोबाइल फेज़। मोबाइल फेज़ आपको बताया था वो चीज़ है जो हरकत करती है स्टेशनरी फेज़ के ऊपर। और याद रखना, स्टेशनरी फेज़ आपने यानी इस पेज को तकरीबन 5 से 6 मिलीमीटर तक डिप करना है। कितना डिप करना है? 5 से 6 मिलीमीटर तक ना आप इसको डिप कर दो। किसके अंदर? उस सॉल्वेंट के अंदर, जो सॉल्वेंट आप यूज़ कर रहे हैं मोबाइल फेज़ के तौर पर। आपने डिप कर देना। यहाँ पर ड्रॉप लगा हुआ है, ड्रॉप डिप नहीं होना चाहिए। कागज़ डिप कर दो, लेकिन वो जहाँ पर सैंपल स्पॉट लगा हुआ है, नुक्ता लगा हुआ, उधर आपने नहीं करना। ये जो आप देखते हैं फूड अथॉरिटी वाले दूध वालों को रोक के उनका चेक करते हैं भाई दूध असली है या नहीं, वो यही काम कर रहे होते हैं। क्रोमेटोग्राफी में वो लेते हैं दूध में से एक कतरा लेके ना इस जगह पर लगा देते हैं और क्रोमेटोग्राफिक टैंक के अंदर रख देते हैं। अब अगर दूध एक ही चीज़ होगी ना तो वो उसमें से मुख्तलिफ रंग नहीं शो होंगे, वो सिर्फ एक ही चीज़ होगी जो ऊपर जाएगी। अगर तो उसमें और चीज़ें, पाउडर मिला हुआ है, पानी मिला हुआ है, तो हम देखेंगे 2-3 चीज़ें ना अलग-अलग हो जाएंगी। इसमें समझ आ जाएगा इसमें 2 नंबर चीज़ कोई ना कोई मिली हुई है। तो ये काम फूड अथॉरिटी वाले कर रहे होते हैं।
और झट से बता देते हैं कि भाई ये चीज़ प्योर है कि नहीं। ये क्रोमेटोग्राफी यूज़ हो रही होती है वहाँ पे। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर जैसे इसके अंदर डिप करेंगे ना, आपको पता है केपलर रिएक्शन वाला काम शुरू हो जाएगा, लिक्विड ऊपर जाना शुरू कर देता है। ये बात ध्यान में रखना। अब ये है 3 कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट जो है ना वो ग्रीन वाला फर्ज क्या अलहदा हो जाएगा, यहाँ तक जा सकता है, इसकी रिलेटिव अफिनिटी थोड़ी है, ये नीचे तक रुक गया। ये ब्लू वाला फर्ज गया और इसी तरह रेड वाला ऊपर तक चला गया है। अब इनके डिस्टेंस मेजर करो इस पॉइंट से। इस पॉइंट को हम पता क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेस लाइन। क्या बोलते हैं? बेस लाइन। अब बेस लाइन से इनके फासले निकालो। इसका जो फासला बन रहा है ना, मैं इसको कह रहा हूँ जी छोटा x। इसका जो फासला बन रहा है इसको मैं बोल रहा हूँ छोटा y। इसका जो फासला बन रहा है इसको मैं बोल रहा हूँ छोटा z। ठीक है, इसके डिस्टेंस को जहाँ तक वो कंपोनेंट जा सकते हैं। और जो हमने मोबाइल फेज यूज़ किया ना वो ऊपर तक चला जाएगा, हो सकता है यहीं तक जाए, हो सकता है यहाँ तक चला जाए, इधर तक। जहाँ तक वो जाएगा ना उस लाइन को हम बोलेंगे सॉल्वेंट फ्रंट। इसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट फ्रंट। इसको मैं बड़े एक्स से जाहिर कर रहा हूँ। यानी जो मोबाइल फेज़ है ना, ये वाला मोबाइल फेज़ ऊपर तक गया है और जहाँ तक गया है मोबाइल फेज़ हम उसको क्या नाम देंगे? सॉल्वेंट फ्रंट। जो कंपोनेंट है ना वो ऊपर ज़्यादा ऊपर तक नहीं जा सकेंगे, जो मोबाइल फेज़ है वो ज़्यादा तक चला जाएगा। आप कभी भी टच इसको ना आप खुद घर में करके देख लो। एक कागज़ के ऊपर ना पेन से इंक लगाओ, ठीक है, इंक लगा के ना उस कागज़ को पानी में डबोएं। अब इंक भी ऊपर जाना शुरू कर देगी, साथ साथ पानी भी जाएगा। पानी थोड़ा ऊपर होगा, ठीक है, वो पानी जहाँ तक जाएगा उसको मैं क्या बोलूँगा? सॉल्वेंट फ्रंट। क्या बोलूँगा? यहाँ तक गया ना, मैं इसको कह रहा हूँ सॉल्वेंट फ्रंट। सॉल्वेंट फ्रंट। आपने पता क्या करना होता है, इस फिल्टर पेपर को निकाल लो, कागज़ को निकाल लो, जहाँ तक पानी गया है ना, ये सॉल्वेंट गया, उधर लाइन लगा के पेंसिल से और आप लिख लो भाई यहाँ तक सॉल्वेंट फ्रंट गया है। इस पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं? सॉल्वेंट फ्रंट। तो इस तरह से फिर डिस्टेंस निकाले जाते हैं, वो हम आगे बात करते हैं। अच्छा, अब पेपर क्रोमेटोग्राफी की 3 टाइप है। हमने पढ़नी असेंडिंग वाली। असेंडिंग जिसमें सॉल्वेंट ऊपर जाए उसको बोलेंगे असेंडिंग, अगर नीचे आएगा तो फिर डिसेंडिंग। कुछ ऐसी क्रोमेटोग्राफी भी होती है कि मोबाइल फेज ऊपर से नीचे आ रहा होता है, और एक क्रोमेटोग्राफी ऐसी होती है कि सॉल्वेंट ऐसे बाहर की तरफ जा रहा होता है। ये भी हम करेंगे कि भाई दरमियान में हम सैंपल लगाते हैं और सॉल्वेंट के साथ नीचे टच हो रहा होता है सॉल्वेंट, तो फिर वो मोबाइल फेज जो है ना मूव करता रहता है, दूर जाता रहता है दायरे में घूमता घूमता। इसको हम बोलते हैं रेडियल क्रोमेटोग्राफी। हमने रेडियल पेपर क्रोमेटोग्राफी तो हमने कौन सी पढ़नी? असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी हमने पढ़नी है। इसमें क्या होता है? इसमें यही काम है। तो हम क्या करते हैं कि जो लिक्विड है ऊपर जा रहा है उसकी बेस लाइन एक होती है जी हमारे पास सॉल्वेंट फ्रंट जहाँ तक जाएगा। अब जब ये काम हो जाता है ना, हमारे पास कंपोनेंट ये अलग-अलग हो गए, हमने डिस्टेंस मेजर कर लिया। यानी ये कंपोनेंट ए है, ये वाला ये कंपोनेंट ए है, इसका जो डिस्टेंस है वो x है। दूसरा कंपोनेंट y है, इसका डिस्टेंस y है। तीसरा कंपोनेंट c फर्ज गया, उसका डिस्टेंस z है। और टोटल डिस्टेंस कितना है जी? x। तो हमने लास्ट में ना इसको पेज को यहाँ से निकाल लेना होता है, ठीक है। पेज को निकालने के बाद हम उसको खुश्क करते हैं। वो जो खुश्क हमारे पास हासिल होता है ना, खुश्क, उसको बोलते हैं क्रोमेटोग्राम। क्या बोलते हैं? हाँ जी। तो असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी सोल्यूट, यहाँ पर जो असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी है, मोबाइल फेज इज़, इसमें जो मोबाइल फेज है इज़ लिक्विड। मोबाइल फेज तो लिक्विड होता ही होता है, एंड मोबाइल फेज लिक्विड है, मोबाइल फेज इज़ लिक्विड एंड स्टेशनरी फेज इज़ आल्सो ए लिक्विड। मोबाइल फेज भी लिक्विड ही होता है, ठीक है। स्टेशनरी फेज भी, मोबाइल फेज भी। आपने क्या करना है? एक क्रोमेटोग्राम लेना है, ठीक है। अटैच दी फिल्टर पेपर या स्ट्रिप, फिल्टर पेपर स्ट्रिप इन दी क्रोमेटोग्राम, ये इन क्रोमेटोग्राफिक टैंक। आपने ना वो
क्रोमेटोग्राफिक टैंक के अंदर एक इसको ना क्लिप के साथ अटैच कर देना फिल्टर पेपर को, एंड प्लेस ए सैंपल आफ्टर प्लेसिंग, प्लेस करने के बाद, आफ्टर प्लेसिंग द सैंपल, जब हम सैंपल को लगा देते हैं, सैंपल एट वन साइड ऑफ स्ट्रिप विद द डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस कितना रखना है 2 to 3 सेंटीमीटर कह लें या 2.5 सेंटीमीटर। जब इतने सेंटीमीटर पे आप क्या रख देते हैं, सैंपल लगा देते हो, तो फिर आप उसको क्लिप के साथ, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको जो ये स्ट्रिप है इसको आपने ना डबो देना है, ठीक है। पुट द स्ट्रिप इन द मोबाइल फेज़ में इसको पुट कर दें 5 to 6 millimeter and process start, and in this way process of chromatography starts। इस तरह शुरू हो जाता है क्रोमेटोग्राफी का ये प्रोसेस जो है ना। ये चंद बातें जो आपने ना सिर्फ ज़हन में रखनी है, ये कोई इनको याद नहीं करना, ये चीज़ें आती नहीं है। अब जब आप ये कर लेते हैं ना, तो ये जो पेज डिस्टेंस, ये आपके पास जो डिफरेंट कलर वाला पैटर्न हासिल होता है ना, इसको बोलते हैं क्रोमेटोग्राम, ठीक है। क्रोमेटोग्राम क्या है, क्रोमेटोग्राम, आपने ये कर ली क्रोमेटोग्राफी। जो हमारे पास पेज हासिल हुआ है ना, फिल्टर पेपर हासिल हुआ है, द ड्राइड पेपर प्रोडक्ट along with जो जिसके साथ शामिल हों, along with the color pattern obtained, जो हासिल होता है आफ्टर दी क्रोमेटोग्राफी के बाद जो हासिल होता है इज़ कॉल्ड क्रोमेटोग्राम। इसको हम क्रोमेटोग्राम बोलते हैं। आपने इस पेज को निकाल लेना है, वो जो पेज को खुश्क करें, उसके ऊपर कलर जो आ रहे होंगे, वो जो पैटर्न हासिल होता है, उस पेज को हम कहेंगे क्या भला, क्रोमेटोग्राम। बाज़ औक़ात ना कलर नहीं शो होते, कंपोनेंट के रंग नज़र नहीं आ रहे होते, फिर हम क्रोमेटोग्राम खुद हमने कलर शो कराने पड़ते हैं। तो क्रोमेटोग्राम को शो करने के दो तरीके हैं क्रोमेटोग्राम को हासिल करने के लिए, एक है जी फिज़िकल मेथड और दूसरा है जी केमिकल मेथड। फिज़िकल मेथड और दूसरा हमारे पास है जी केमिकल मेथड। देखो क्रोमेटोग्राम में बाज़ औक़ात रंग नहीं आ रहे होते, कंपोनेंट के कलर शो नहीं हो रहे होते, तो फिर उसको क्रोमेटोग्राम को बनाने के दो तरीके हैं। एक है जी फिज़िकल मेथड, इसके अंदर हम पता क्या करते हैं, एक्सरे वगैरह डालते हैं। एक्सरे रेज आर थ्रोन, डाली जाती हैं ऑन दी फिल्टर पेपर टू विजुअलाइज द कलर ऑफ कंपोनेंट के कलर हासिल करने के लिए ना हम ये काम करते हैं, ताकि हमें एक्सरे डालते हैं, उससे क्या होता है वो कलर हमें ना विजुअलाइज होना शुरू हो जाते हैं, नज़र आना शुरू हो जाते हैं। केमिकल मेथड के अंदर हम यूज़ करते हैं जी हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, एंड दूसरी चीज़ हमारे पास होती है निनहाइड्रिन इज़ आल्सो यूज्ड टू विजुअलाइज दी कलर्स ऑफ कंपोनेंट्स। तो ये दो तरीके हैं, इस तरह से आप क्रोमेटोग्राम हासिल कर सकते हैं।
कलर वाला क्रोमेटोग्राम। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया क्रोमेटोग्राम के बारे में, क्रोमेटोग्राम के बारे में जो चीज़ रहती थी। ठीक है जी, क्रोमेटोग्राम के बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है और वो ये है, व्हाट इज़ दी RF वैल्यू, व्हाट इज़ RF वैल्यू, व्हाट इज़ RF वैल्यू। What are write its units, its units। कहता है इसके यूनिट्स बताएं। ठीक है, यूनिट्स क्या है, तो कहता है RF वैल्यू क्या है और यूनिट। RF वैल्यू पता कैसे निकालते हैं, हम डिस्टेंस मेजर करते हैं। देखो मैं इस कंपोनेंट की ना, ये जो मैंने बनाया हुआ है, ये जो स्पॉट आया हुआ है, कलर आया हुआ है, इस कलर का ना मैं क्या निकालना चाहता हूँ, RF वैल्यू। मैं RF वैल्यू कैसे निकालूंगा, इसका जो डिस्टेंस है इसको डिवाइड कर दूंगा टोटल डिस्टेंस के साथ। मुझे इसकी अगर मुझे RF वैल्यू चाहिए तो मैं इसके डिस्टेंस को टोटल डिस्टेंस के साथ। ठीक है, ये बेस लाइन, ये सॉल्वेंट फ्रंट, तो बेस लाइन से इसने जितना सॉल्वेंट ने फासला किया है ना, इसको टोटल डिस्टेंस कह रहे हैं। ठीक है, और कंपोनेंट जितना फासला कवर करेगा बेस लाइन से, उसको ऊपर रखेंगे। मिसाल के तौर पर मुझे रेड की RF वैल्यू चाहिए ना, तो मैं रेड ने कितना फासला कवर किया है ऊपर, और सॉल्वेंट जो मोबाइल फेज यूज़ किया है उसने कितना फासला कवर किया है, तो उसका फासले को हम नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है RF वैल्यू की, RF वैल्यू इट इज़ द रेशो, ये निस्बत है, ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दी कंपोनेंट, कंपोनेंट ने जो फासला तय किया है, फ्रॉम दी, कहाँ से भला, फ्रॉम दी बेस लाइन। इसको ऊपर रखना है कि भाई कंपोनेंट कितना फासला तय किया है, उसको ऊपर रखो। टू दी किसके साथ डिवाइड करना है, टू दी डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट, सॉल्वेंट फ्रॉम दी बेस लाइन is called RF वैल्यू, RF वैल्यू। अब ये RF वैल्यू का मुखफ़फ़ क्या है, RF वैल्यू स्टैंड्स फॉर, RF जो है ना, इसका मुखफ़फ़ होता है रिटार्डेशन फैक्टर, रिटार्डेशन फैक्टर, ये इसका मुखफ़फ़ है, रिटार्डेशन फैक्टर। अब हमने क्या करना है कि कंपोनेंट ने जो फासला तय किया है उसको डिवाइड कर दो जितना सॉल्वेंट ने फासला तय किया है। मिसाल के तौर पर मेरे पास 3 कंपोनेंट थे जी, ये वाला जी A, ये B है और ये C है। मैं RF वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ किसके लिए, RF वैल्यू फॉर ऑफ A कंपोनेंट। A कंपोनेंट की जो RF वैल्यू है वो कितनी निकलेगी, दे RF वैल्यू ऑफ A तो किसके बराबर आएगी, इसका डिस्टेंस कितना है भला, x है, छोटा x, और टोटल डिस्टेंस कितना है, सही है भाईजान। जो कंपोनेंट ने फासला तय किया उसको ऊपर रखो, जो टोटल सॉल्वेंट ने तय किया उसको नीचे रखो। अब मैं RF वैल्यू चाहिए मुझे, RF वैल्यू ऑफ B कंपोनेंट, RF वैल्यू फॉर B। तो मैं B का डिस्टेंस देखो कितना है भला, छोटा y, और टोटल डिस्टेंस x। अच्छा, RF वैल्यू फॉर C, वैल्यू ऑफ C कंपोनेंट, RF वैल्यू फॉर C इज इक्वल टू छोटा z बटा x। समझ आ गई बात भाई। जिस कंपोनेंट की RF वैल्यू निकालनी है उस कंपोनेंट को ऊपर रखें और सॉल्वेंट ने मोबाइल फेज ने जितना फासला तय किया उसको नीचे रखो। जी हमारे पास आ गया जी RF वैल्यू। एक शॉर्ट क्वेश्चन और आता है, व्हाट आर द यूजेस एप्लीकेशन इम्पोर्टेंस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी की इम्पोर्टेंस क्या है, एप्लीकेशन, ये एक ही बात है। 2-3 बातें जो आपने ना याद रख लेनी है
क्रोमेटोग्राफी में जो हम जो इस मकसद के लिए करते हैं, सबसे पहले तो हमारे पास है जी जो क्रोमेटोग्राफी इज़ यूज टू प्योरीफाई, क्रोमेटोग्राफी इज़ यूज फॉर ऑर्गेनिक सिंथेसिस and purification of a substance, कोई शे को प्योर बनाने के लिए, ऑर्गेनिक सिंथेसिस के लिए, तजज़िया करने के लिए। ये हमारे पास दूसरा जो इसका यूज़ है वो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। और थर्ड नंबर पे हमारे पास इसके अलावा प्योरिटी ऑफ अ सब्सटेंस। ये 2-3 यूजेस दिए हुए हैं प्योरिटी ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस की प्योरिटी के लिए, उसको प्योर बनाने के लिए हम ये काम करते होते हैं। और लास्ट में एक और यूज़ भी लिखा हुआ है आपके पास, फॉरेंसिक एनालिसिस। इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर दी फॉरेंसिक एनालिसिस। ये तज्ज़िया करने के लिए हम, ये कुछ ना यूजेस हैं लैब के अंदर इन चीज़ों को प्योर करने के लिए, देखने के लिए कोई चीज़ प्योर है या नहीं। तो ये कुछ यूजेस हैं जो हम क्रोमेटोग्राफी को कहीं पे इस्तेमाल करते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो ये शॉर्ट क्वेश्चन है एक, आज जो हमने पढ़ा है। इसके अलावा RF वैल्यू एक शॉर्ट क्वेश्चन है, और क्रोमेटोग्राम ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं। याद रखें क्रोमेटोग्राफी 3 तरह की हो सकती है, असेंडिंग, डिसेंडिंग और रेडियल। हमने आज जो बातें की है सारी असेंडिंग के मुतालिक हैं। जो हमारे पास पेज हासिल होता है, रिज़ल्ट हासिल होता है, उसको हम क्रोमेटोग्राम बोलते हैं। 2 तरीके से हम क्रोमेटोग्राम पैदा करा सकते हैं। किसके ज़रिए भला? फिज़िकल मेथड एंड केमिकल मेथड। और भी मेथड हैं, सिर्फ ये मैंने चंद एक की बात की है, ज़्यादा नहीं बात की। और उसके बाद फिर RF वैल्यू। RF वैल्यू मेन चीज़ है, RF वैल्यू हमें बताती है। अच्छा, ये सवाल अक्सर आता है कि यूनिट क्या है। मैंने आपको यहाँ पर लिखा ना, लेकिन इसका जवाब नहीं लिखा। राइट इट्स यूनिट्स, इट हैज़ नो यूनिट्स। ये जहन में रख लें, इट हैज़ नो यूनिट। नो यूनिट क्यों भाई? इसके यूनिट्स नहीं होते, बिकॉज इट इज़ द रेशो ऑफ सेम क्वांटिटी। देखो ऊपर भी डिस्टेंस है। अगर हम बात करें ना, रेशो की बात की ना हमने कहा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कंपोनेंट। ऊपर भी डिस्टेंस है, और दूसरा नीचे क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ऊपर भी डिस्टेंस, नीचे भी डिस्टेंस। तो फिर डिस्टेंस का जो यूनिट है वो मीटर होता है। डिस्टेंस का यूनिट मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। अगर इस सवाल आए ना वाई इट हैज़ नो यूनिट्स, तो आप कहेंगे बिकॉज इट इज़ द रेशो ऑफ सेम क्वांटिटी। क्या लिखेंगे? इट इज़ द रेशो ऑफ सेम क्वांटिटी। ये बात आपने लिखनी है, क्योंकि ये रेशो है सेम क्वांटिटी की, इसलिए इट हैज़ नो यूनिट्स। बस इतनी बात आप लिख देंगे, इट हैज़ नो यूनिट बिकॉज इट हैज़ रेशो बिटवीन दिस 2 सेम क्वांटिटी। ठीक है, रेशो ऑफ सेम क्वांटिटी, ये सेम क्वांटिटी की रेशो आपस में, इसलिए इसका कोई यूनिट भी नहीं होता। चलें जी, नोट कर ले इसे, शाबाश।